जय हिंद। आज हम लोग फिर नए चैप्टर अध्ययन लेकर आए हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका ये अध्ययन है। इसमें जो हाईलाइट किए गए पॉइंट है उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और वह बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हैं तो हम लोग कौन सा उपचार करेंगे? तो उसके लिए नींबू पानी पिए, सिरका का सेवन करिए या फिर बेकिंग सोडा का विलयन। ये बेकिंग सोडा वाला जो प्रश्न ये एग्जाम में आ चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो अगर अम्लता से पीड़ित है तो कौन सा उपचार करिएगा? तो बेकिंग सोडा का घोल लीजिए या फिर सिरका या फिर नींबू पानी। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल कर देते हैं। जबकि जो क्षारक होता है इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा अम्ल। लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लिटमस कैसा सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है लिटमस। इसी प्रकार जो हल्दी है, हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है, यानी कि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जो लग जाते हैं सफ़ेद कपड़े पर, जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को जब अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। संश्लेषित यानी निर्माण किया गया जो सूचक है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूचक है, कौन? तो मेथिल ऑरेंज एवं फिनॉल्फिथेलिन। तो मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फिथेलिन कैसा सूचक है? तो संश्लेषित किया गया सूचक है। चलिए आप इसको कंप्लीट करेंगे। विलियन जो लिटमस जो है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक है। लिटमस विलियन कैसा रंजक है? किस रंग का? तो बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन, इंग्लिश में कहते हैं लाइकेन। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, लिचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। तो सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। तो लिटमस कैसा सूचक है? तो लिटमस प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब लिटमस का जो रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है। यानी कि जब लिटमस न अम्लीय न क्षारीय होता हो तब इस स्थिति में लिटमस का रंग बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरानियम, ये लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। यह बताता है कि यह अम्ल है, यह क्षार है या फिर यह उदासीन है। इसी को हम लोग अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो इस पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग अलग होती हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग गंधीय, इंग्लिश में कहते हैं अल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। कई सारे पिछले रेलवे एग्जाम पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जिसके गंध अम्लीय या क्षारीय दोनों माध्यम में बदल जाते हो, किसके द्वारा हम लोग उसको जाँच करते हैं? तो अल्फैक्टरी सूचक के द्वारा उसको जाँच करते हैं। देखिए वेनिला, प्याज, लौंग के तेल में से इसे गंधीय या अल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो है वेनिला, प्याज और लौंग के तेल में से किसी को लेकर हम लोग जांच किसके द्वारा? तो गंधीय या इंग्लिश में कहते हैं अल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और कौन क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावना, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ जब तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया होती है एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच होती है, तब कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस का निकलेगा। यानी जब दानेदार जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा? तो हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे चित्र बात समझ आइए। ये आपका साबुन का विलयन है। हाइड्रोजन से बड़े साबुन के बुलबुले से बाहर निकल रहे हैं। जब इसमें आग लगाई जाती है ये बुलबुले में, तो क्या होता है? फट जाता है, मतलब ये जल जाता है। तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? दहन होता है। और ये जो प्रखंड है इसमें देखिए दानेदार क्या है? ये आपका जिंक, दानेदार जो है ये क्या जिंक है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक विलयन डाला हुआ है। जब इससे प्रवाहित होते हैं साबुन वाले विलयन में, जब इससे बुलबुले बाहर निकलते हैं, जब हम लोग इसमें मोमबत्ती से आग जलाते हैं तो ये फटफट आवाज़ निकलता है जिससे हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट है, जब कोई अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न कई पिछले एग्जाम पूछ चुका है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पर कोई भी अम्ल रख दीजिए या यहाँ पे कोई भी धातु को रख दीजिए आप, जो अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन
ये जिंक है। जब जिंक धातु किसी भस्म के साथ की जब जिंक धातु किसी भस्म के साथ अभिक्रिया किया है तो प्रतिफल के रूप में सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ है, और ये सोडियम जिंकेट ठोस है और इसके साथ कौन सा गैस निकला है, तो हाइड्रोजन गैस निकला है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक यही पढ़ा था कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि एक धातु है जब भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये एकमात्र कंडीशन है। तो पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती है। सभी धातु के साथ जो है ऐसी संभव नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सके। चलो यहाँ पे थोड़ा इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, उसके बाद जल का निर्माण हुआ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी कहने मतलब हुआ है कि जब सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो कौन सा गैस का निर्माण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस वो बाहर निकला है। फिर यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी कौन सा गैस का निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये विलयन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया है तो प्रतिफल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बना है और साथ जल का निर्माण हुआ है। यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह ठोस होता है और ये श्वेत अवक्षेप है। क्या ये अवक्षेप है जिसका कलर सफ़ेद होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल के साथ जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तब किसका निर्माण होगा, तब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण होगा और यह जल में विलयनशील होगा, जल में घुलनशील होगा। ये चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक, संगमरमर, मार्बल, ये जो है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न नाम हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सभी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तब लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनते हैं। कहने मतलब है कि जब कोई धातु के कार्बोनेट या धातु की कोई बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रतिफल के रूप में किस गैस का निर्माण होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। यहाँ से पिछले एक रेलवे एग्जाम भर के क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा कौन सा गैस बनेगा, तो CO2 गैस बनेगा। देखिए जब कोई क्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, उदासीन हो जाए और यहाँ पे लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रतिफल के रूप में जो है सोडियम क्लोराइड प्लस का जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो प्रतिफल के रूप में कॉपर क्लोराइड प्लस का जल का निर्माण हुआ है। विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। विलयन का जो रंग होगा मिलाने के बाद तो वो कैसा है, नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड जो है वो घुल जाता है, इसमें कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग यानी नीला हरित रंग अभिक्रिया में जब अभिक्रिया हुआ है कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। कहने मतलब हुआ कि जब कॉपर ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब कॉपर क्लोराइड बनता है, जल बनता है। इस स्थिति में क्या होता है, कॉपर जब विलयन घुलने के बाद इसका रंग नील हरित यानी नीला हरित रंग हो जाएगा। जब कोई धातु के ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया किया है तब प्रतिफल के रूप में लवण और जल का निर्माण होता है। किसका, लवण और जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे वही हुआ है, धातु के ऑक्साइड है और यहाँ पे अम्ल है, तब यहाँ पे लवण और जल बना लिया है। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, क्षारक एवं अम्ल की जो अभिक्रिया होती है उसके समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब कोई धातु के ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब लवण और जल बनाएगा। अतः इसी को हम लोग धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक के ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि आधुनिक अवसानी में किधर है, तो बाईं तरफ जो है, किधर है, बाईं तरफ जो है वह क्षारकीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी बोलते हैं, के बीच हुई अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो करके लवण और जल का निर्माण होगा। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है तब लवण और जल का निर्माण होता है। क्योंकि क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, तब हम इसका निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि आधुनिक अवसानी में दाईं ओर है। दाईं ओर जो कैसी है, तो दाईं ओर जो है अधात्विक ऑक्साइड वाले तत्व हैं, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज एवं एल्कोहल,
ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन जो होता है, यानी कि इसका जो विलयन होगा उसमें में विद्युत का चालन यानी आवेश का चालन नहीं करते हैं। पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोज और एल्कोहल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है था कि इसमें किसमें जो विद्युत आवेश या विद्युत का चालन नहीं होता है, तो आंसर होता है इसमें ग्लूकोज और एल्कोहल का। देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया 22 में 2022 वाला क्वेश्चन ये। चलिए अम्लीय विलयन में, अगर अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन हाइड्रोजन धनायन और ऋणायन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन ऋणायन है और नाइट्रिक अम्ल में NO3 ऋणायन है, CH3COOH एसिटिक अम्ल में CH3COO ऋणायन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में SO2 जो है ये जो है आपका ऋणायन है। तो कहने मतलब हुआ कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इसी आयनों के द्वारा होता है, एक प्लस एक माइनस। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन जो होता है कौन हाइड्रोजन, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय गुणधर्म का होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये सारे जो हाइलाइटर पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आएंगे, चूँकि यह NCERT है, हर एग्जाम की बात कर रहे हैं। जल की उपस्थिति में, अगर पानी है उसकी उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में, अगर जल की अनुपस्थिति में नहीं रहेगा तब हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल के अणु हैं उस अणुओं से हाइड्रोजन धन आयन पृथक अलग नहीं हो सकते हैं। तो अलग कब होगा? जब जल होगा तब होगा। चलिए देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके साथ जल के साथ मिलाते हैं तब हाइड्रोनियम आयन धन आयन और जो क्लोरीन है वो ऋण आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। देखिए हाइड्रोजन जो आयन है बिल्कुल स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन अगर जल के अणु के साथ मिलाकर रख सकते हैं, जल के अणु के मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं तभी रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोजन धन आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O धनायन से दर्शाना चाहिए। चलिए देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, इसके साथ जल मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जब कोई भस्म है, ये भस्म अगर जल के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम धनायन होगा और हाइड्रोक्साइड ऋणायन होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा? मैग्नीशियम धनायन और हाइड्रोक्साइड जो ऋणायन होगा। क्षारक जो है यानी भस्म जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों, जो जल में घुलनशील जो क्षारक होगा उस क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जो हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इनका जो स्पर्श है साबुन की तरह स्वाद करवा होगा तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इस वजह से छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि हानिकारक होता है। चलिए यहाँ पे एक चित्र देख लीजिए, क्योंकि ये भी चित्र से संबंधित प्रश्न आ सकता है। सांद्र अम्ल तथा क्षारक, यानी सांद्र अम्ल या सांद्र क्षारक जो बर्तन होगा उसमें लगे चेतावनी चिन्ह यही है। देखिए चेतावनी चिन्ह क्या आपका? सांद्र अम्ल या सांद्र क्षारक वाला कोई भी बर्तन का कोई भी अगर वस्तु होगा या डब्बा होगा उसमें चेतावनी चिन्ह कैसा देख लीजिए, ये चेतावनी चिन्ह होता है। ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। कहने मतलब हुआ कि जब जल में या अम्ल मिलाइए या क्षारक मिलाइए तो उसका जो ये बनने के बाद जो है प्रति इकाई जो आयतन में कमी हो जाती है, इस कमी को हम लोग बोलते हैं तनुकरण कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया का तनुकरण हुआ है तो अम्ल या क्षारक क्या हो जाएगा? तनुकृत हो जाएगा। चलिए सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की भिन्न भिन्न सांद्रता को भिन्न भिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की भिन्न भिन्न सांद्रता को भिन्न भिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं, जो हम लोग पिछले कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए पीएच जो स्केल हम लोग मापते हैं, हम लोग अक्षर पता करते हैं इससे। तो इस पीएच में पी सूचक है पुशांश यानी पोटेंज, जो एक कैसा शब्द है? तो जो एक जर्मन शब्द है।
इसका अर्थ होता है शक्ति, तो पी का अर्थ क्या हो गया? शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक 0 होता है वह सबसे अधिक लवणता होगा, से 14 तक, जो 14 नंबर पे आएगा वह सबसे अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। जो 0 होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा, जो 14 पर रहेगा वह सबसे अधिक क्षारीय होगा, वह इसको सूचित करता है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोनियम आयन, देखिए H3O धनायन, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितना अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये भी प्रश्न पिछले 2022 के ग्रुप डी एग्जाम पूछा गया है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का मान अगर 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। तो सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए चित्र देख लीजिए आप लोग, ये जो यहाँ पे कण है यहाँ तक, अगर देखिए उदासीन साथ में इधर से जैसे हम लोग बढ़ते आगे चलेंगे तो ये अम्लता वैसे बढ़ेगी। 0 पर आएगा तो सबसे अधिक जो होगा यहाँ पे अम्ल होगा। उसी प्रकार जब ये 7 उदासीन है, इधर से हम लोग दाईं तरफ चलेंगे तो जो अंत 14 नंबर पे आएगा वो जो क्षार होगा वो यहाँ पे क्षार सबसे अधिक होगा, यानी भस्म यहाँ पे सबसे अधिक होगा। 7 पे बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और 0 पर जो रहेगा वह अम्ल बहुत ही सबसे अधिक अम्लता यहीं पर होगा 0 पे। जटर रस जो होता है, जटर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होगा। नींबू का रस का पीएच मान जो होगा 2.2 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सब रेलवे एग्जाम पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होगा, जो कि 2022 के ग्रुप डी एग्जाम पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है इसका पीएच मान 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान लगभग में 14 होता है। ये भी 2022 के एग्जाम में आ चुका है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः हाइड्रोजन धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जिसका जैसा संख्या रहेगा उसकी शक्ति उतना ही मजबूत होगा। अधिक संख्या में अगर हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होगा वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कब होगा? जिसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति जो संख्या को जिसका अधिक होगा उसको वह अम्ल प्रबल अम्ल होगा। कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाला जो अम्ल होगा वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। वह कैसा अम्ल कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाएगा। उसी प्रकार जो हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन की संख्या अधिक होगा, जो उसका अधिक होगा नहीं, उसका जो जितना अधिक होगा वह मजबूत क्षार होगा, जिसका कम होगा तो वह दुर्बल क्षार कहलाएगा। आप पढ़िए हमारा शरीर जो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये पूछा गया है, आपका बिहार पुलिस का प्रश्न है। किसके बीच? 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। कैसा? अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच का मान कम हो जाता है। ये भी प्रश्न रेलवे एग्जाम पूछा गया है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। चलिए देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। शुक्र यानी वेनस का जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बनता है। तो शुक्र यानी वेनस का वायुमंडल इस अम्ल के कारण मोटे सफ़ेद या साथ साथ पीले बादल से बनता है। तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ये प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित रेलवे एग्जाम में कि अच्छी उत्पादकता का जो पीएच मान होगा, मिट्टी की जो अच्छी उत्पादकता होगा उसका पीएच का मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अपच की स्थिति में अगर अपच की समस्या होगा, कब्जियत होगा, तो उस अपच की स्थिति में उदर यानी पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर यानी पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? इस एंटासिड जो इसका उपयोग क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड जो अम्ल है की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्योंकि ये एंटासिड है तो अम्ल जब क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो उदासीन कर देता है, जिस वजह से वो आरामदेह होता है। इसलिए उसकी जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यहाँ से पिछले 2018 का, 19 का, 2022 का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है। और ये दुर्बल क्षारक का उपयोग, देखिए ये कैसा अम्ल है, ये कैसा क्षारक है? तो ये दुर्बल क्षारक है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक है लेकिन काम देखिए कितना बड़ा है इसका।
मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी कि सड़ना टूटना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल है जिसे हिंदी में कहते हैं दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। किसका बना होगा? कैल्शियम फास्फेट का। यह जल में नहीं घुलता, याद रखिए जल में नहीं घुलता है। कौन? कैल्शियम फास्फेट। लेकिन जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है तो होने पर यह संक्षारित हो जाता है, अर्थात जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खी जो काटता है तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। अगर जब काटेगा वहाँ पे एक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पे दर्द होगा, जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए अंग में जहाँ पे मारा है वहाँ पे बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक, देखिए तो बेकिंग सोडा क्या है? खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। यह दुर्बल क्षारक है कि उपयोग अगर करते हैं, आप लगाते हैं तो आराम मिलता है। क्या होगा? इससे आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेटल क्या एक पौधा है? अगर नेटल पौधे के डंक, अगर उसके जो बाल होते हैं, डंक वाले बाल अगर जो है मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। यानी कहने मतलब है कि अगर इस पौधा के पास जाइएगा, इसको छुएगा तो इसका बाल चुभ जाता है। वो चुभने के साथ एक अम्ल छोड़ता है जिसका नाम है मेथेनाइक अम्ल होता है। अगर ये डंक अगर बाल वाला जो है आपका अगर टच किया है तो वहाँ पर जलन होगा, दर्द होगा। अब इसके लिए राहत क्या है? चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये पौधा है आपका नेटल का पौधा। किसका? ये नेटल का पौधा है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है, मतलब शाकीय पादप जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं जो गलती से अगर छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। जैसा डंक मारता है मधुमक्खी, वैसा ही अनुभव महसूस होता है। इन बालों से मेथेनाइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण दर्द होता है और वहाँ पे जलन टाइप का जो है होता है। इसका जो इलाज है पारंपरिक रूप से तो डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर जो है नेटल जो पौधा होता है नेटल पौधे के पास ही पैदा होते हैं, यानी इसी पौधा के पास ही यह डॉक पौधे होते हैं। लेकिन ये जो पौधा है आपका नेटल पौधा, यह आपका अम्ल वाला पौधा है। उसके बगल में ही साथ ही उसकी जगह डॉक पौधे उगते हैं जो कि छाई हैं। इस पौधे की पत्ती को तोड़कर उस जगह पर लगाइएगा तो आरामदेह हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन 2018 में, 2019 में, 2022 में एग्जाम पूछा गया। ये अम्लीय मृदा, अगर कोई भी मिट्टी जो उपजाऊ है अगर वो अम्लीय हो गया तो उसके उपचार करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जब कोई मिट्टी अगर क्षारीय हो गया, अम्लता साफे खत्म हो गया, तो उसको क्षारीय मिट्टी जो होती है मृदा के उपचार करने के लिए, उसको उदासीन बनाने के लिए या अत्यधिक उपजाऊ करने के लिए कैल्शियम सल्फेट जिप्सम CaSO4 जिप्सम का उपयोग या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का उपयोग किया जाता है। चलिए स्टार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है या चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का जो डंक होगा यानी नेटल पौधा का जो डंक होगा उसमें भी मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। परबल अम्ल एवं परबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। यानी परबल अम्ल और परबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका मान जो क्या बनेगा? उदासीन बनेगा। जबकि अगर परबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक की अगर अभिक्रिया करता है तो उसके लवण का पीएच मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और अगर परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे तो वह उसका पीएच में 7 से अधिक हो जाएगा जो कि क्षारकीय होगा। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी भस्म यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब सोडियम क्लोराइड जो कि ये लवण है और ये जल का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखिए ये भी प्रश्न, ये जो यहाँ पर नोट है जो हाईलाइट किए, ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोर क्षार प्रतिक्रिया के बारे में। तो वही करेक्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जो लवण जल है उससे विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद होता है क्या होगा? क्लोरीन जो होगा, क्लोर का निर्माण होगा। क्लोरीन से क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार होते हैं। देखिए जब सोडियम क्लोराइड किसी जो पानी है जल इसके साथ अभिक्रिया क्या है तो उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो क्लोरीन गैस बनाया और हाइड्रोजन गैस भी बना है। तो क्लोरीन जो गैस है वह एनोड पर और हाइड्रोजन जो गैस है वह कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। याद रखिएगा। तो चित्र देख लीजिए, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो यहाँ पे जो एनोड होगा वो क्लोरीन पर एनोड होगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो हाइड्रोजन होगा इन दोनों पे क्या, इन दोनों की जगह पे कैथोड होगा, यानी इसके बाद कैथोड मुक्त होती है और क्लोरीन पे एनोड मुक्त होती है। चलिए, ये विरंजक चूर्ण जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न से पूछा गया, हर एग्जाम पूछा जाता है। जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि लवण जल की विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म से बुझा हुआ चूना किसको बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन की गैस या क्लोरीन की क्रिया किया जाता है तो उससे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड से दर्शाता है, जो कि काफ़ी जटिल है। जब देखिए फॉर्मूला भी दिया गया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन गैस मिलाते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड तथा जल का निर्माण होता है। जय हिंद। पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, तो आज से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी का पार्ट 2 है ये। विरंजक चूर्ण इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड के अगर विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, तो सोडियम क्लोराइड के अगर विद्युत अपघटन किया जाता है उससे क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग जो हम लोग विरंजक चूर्ण इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म से बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पर क्लोरीन की जो गैस है उसकी क्रिया अगर करता है, मिलाते हैं, तब वे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। सूत्र क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सूत्र भी लिखा गया है, कैसे अभिक्रिया हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अगर क्लोरीन मिलाए हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस का जल बना है, तो ये विरंजक चूर्ण हो गया, ये जल हो गया। यहाँ से कई सारा प्रश्न पिछले रेलवे एग्जाम पूछा गया। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए किया जाता है इस्तेमाल। दूसरा है रासायनिक उद्योगों में, बड़े बड़े जो रासायनिक उद्योग होते हैं वहाँ पे एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, पीने वाला जो जल है उस पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने यानी जीवाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाले सोडा बोलते हैं। रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूलक पदार्थ के रूप में किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे बनाइए। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया, ये चार चीज़ मिलके तब जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ है। साथ में अमोनियम क्लोराइड, कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अमोनिया है। इन चारों के मिलने के बाद तब उत्पाद के रूप में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ है। चलिए, अब खाना पकाते समय से गर्म करने पर क्या होगा, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं। अगर खाना पकाते समय अगर हम गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा, देखिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। अगर इसको काफ़ी गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तब इस पर सोडियम कार्बोनेट और उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से विभिन्न तरीके से किया जाता है। अब देखिए इस जो है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है। बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, तो टार्टिक अम्ल और बेकिंग सोडा जब मिलाएंगे तब बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। ये 2018 के क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में पूछा गया। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जिसको गर्म करेंगे या जल में मिलाया जाता है तो क्या अभिक्रिया होगा, देखिए ये हो गया आपका खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा NaHCO3। जब इसमें हाइड्रोजन, अगर इसमें जो है हाइड्रोजन मिल गया तब इसी अम्ल से अभिक्रिया हुआ, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन यहाँ पे है, समीकरण, इसको याद कर लीजिए। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर का ईस्ट उठाया या
उठाया फूल लाया जा सकता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। कहने मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है वह पाव रोटी या केक में जो फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक यानी कि है जो कि अम्ल को उदासीन करने का काम करता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा धोने का सोडा जिसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। फार्मूला Na2CO3 × 10⁻²। इसमें जल के कितने अणु? जल के 10 अणु हैं इसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। इसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके काफ़ी जब गर्म करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है, यानी यह भी एक क्या क्षारीय है। जब सोडियम कार्बोनेट है तो जब जल में अभिक्रिया किया है तब यहाँ पे बन गया है सोडियम जो है कार्बोनेट का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जल के 10 अणु है। अब देखिए ये सोडियम जो है धोने के सोडा का उपयोग कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में होता है। ये भी प्रश्न 2022 के एग्जाम पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ? कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में होता है। दूसरा इसका उपयोग जो बोरिक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। किसका? तो धोने का सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, साफ सफाई के लिए। चौथा है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है, तो जल क्या अलग हो जाएगा और एवं लवण का रंग कैसा हो जाता है? तब लवण का रंग श्वेत हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। यदि आप क्रिस्टल को पुनः फिर जल से भिगोते हैं या जल मिलाते हैं तो क्रिस्टल का रंग जो होगा नीला रंग वापस आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा? तब नीला रंग हो जाएगा जब फिर जल मिलाएंगे तब। लवण के इस सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है। इसमें जल के 5 अणु हैं। जब इससे जल हट जाएगा तो इसका रंग तब सफ़ेद हो जाएगा। जब इन्हें पुनः फिर जल मिला देंगे इसमें तब इसका रंग वापस से नीला हो जाएगा। चलिए आप पढ़िए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग। जिप्सम को अगर 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को उसका क्या कहता है? त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट फार्मूला CSO4 × 12H2 बनाता है। इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बैठाने इस्तेमाल किया जाता है। साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण क्या है? इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसके साथ जल मिल गया तब यहाँ पे बन गया जिप्सम CSO4 × 2H2 बन गया जो कि एक कठोर पदार्थ है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने एवं सतह को चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे इसका जो हाईलाइट पॉइंट है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अम्ल क्षारक सूचक रंग रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विलयन में हाइड्रोजन धन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋण आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। तीसरा जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। चौथा जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। नेक्स्ट जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जो जांच होती है वह pH 0 से 14 स्केल के उपयोग से ही की जाती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है
जबकि अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। नेक्स्ट, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कैसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है इसको हम लोग देखेंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव क्या होगा? तो 10 इसका पीएच संभव होगा, जो कि क्षारीय को दर्शाता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या? एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आंसर होगा इसका 16 ml की आवश्यकता होगी, 16 ml। नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा एंटासिड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सोडा अम्ल अग्निशामक तैयार कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाले जो अग्निशामक में अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मिलाते हैं तब ये उत्पन्न होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो मिलाने पर तब जो सोडा अम्ल अग्निशामक जो तैयार होगा, जो आग को जो है खत्म, मतलब आग को बुझा देता है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।